हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पॉलीमर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका लगभग लगभग पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। बाकी जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसका मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है। जो पीडीएफ में उसको याद कर लीजिए, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बाद में उसको देख लीजिएगा। फिलहाल ऑर्गेनिक का जो भी आपके जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। क्या होता है पॉलीमर? मतलब कि जो कई मोनोमर से मिलकर बना होता है उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसमें एक यूनिट नहीं होगा, बहुत सारे यूनिट होंगे, वो मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट ए है। ठीक है। ए के एन यूनिट मिलके एक यूनिट बना रहा है ए एन का। ठीक है। तो पहले ए के कितने यूनिट थे? एन यूनिट था। अब एक नया मॉलिक्यूल बना लिया ए एन, इसका केवल कितना यूनिट है? एक ही यूनिट है। तो यानी कि ये पॉलीमर होगा, और ये क्या होगा? मोनोमर होगा। तो ए क्या होगा? मोनोमर। ए एन क्या होगा? पॉलीमर। क्लियर है क्या? तो माइक्रो फॉर्म्ड है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट नोन एज मोनोमर। ठीक है ना। तो ये तो माइक्रो हो गया, ये पूरा माइक्रो हो गया, और ये क्या हो गया? मोनोमर हो गया। ये माइक्रो बोल दो। ठीक है। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, अभी हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट कुछ थोड़ा सा देख लीजिए। पॉलीथीन क्या होता है जो आप लोग यूज करते हो? पॉलीथीन है ना, पॉली प्लस इथीन। तो इथीन क्या होगा? मोनोमर होगा। पॉलीथीन जो बनेगा वो क्या होगा? पॉलीमर होगा। ठीक है। जैसे ये देखो इथीन है, ये इथीन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। इसके यन मॉलिक्यूल ले लो, है ना, इसके यन मॉलिक्यूल ले लो और इसका पॉलीमर बना दो। देखो एक बात याद रखना, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पॉलीमर बनाने की कुछ ट्रिक बता दीजिए। देखो, अगर आपको मोनोमर याद है, अगर आपको पॉलीमर बनाना हो तो कैसे करिए? जहां पे डबल बॉन्ड है ना, वहां पे सिंगल बना दीजिए। जहां पे डबल है वहां पे सिंगल बना दीजिए, सिंगल को डबल। हाइड्रोजन का तो एक ही बॉन्ड होगा, उसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ देखो सी और सी के बीच हमेशा कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसको डबल कर दिए, डबल वाले को सिंगल कर दिए, बस इतना। तो डबल है ना, डबल को क्या कर देंगे? देखो सिंगल कर देंगे। और सिंगल तो है नहीं कहीं, बाकी यहाँ पे सी एच टू था, सी एच टू था। अब हमारा पॉलीमर बन गया है। बाद में आपको एक ब्रैकेट लगाना है, लास्ट में ऐसे दो लाइन लगाना है, लाइन खींचना है इस तरह से, और लास्ट में यन लगा देना है। बस यही करते हैं बार बार। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा बन जाएगा पॉलीथीन। बस याद रखिएगा, डबल को सिंगल में और सिंगल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है क्या? क्या तो ठीक है। और जो पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट होता है वो 10⁻³ एमयू से 10⁻8 एमयू होता है। एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। हम लोग कुछ टाइप्स की बात करते हैं, तो तीन तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसका जो सोर्स होता है, एक तो नेचुरल पॉलीमर है ना, एक सिंथेटिक होता है और एक सेमी सिंथेटिक होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि नेचुरल सोर्स का मतलब जो जिस फॉर्म में ये पाया जाता है। तो नेचुरल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, पॉलीमर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल में जो पॉलीमर पाए जाते हैं वो नेचुरल होंगे, है ना। जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, नेचुरल रबर हो गया, रेजिन हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखो, ज्यादा स्लाइड नहीं है, टोटल 28-29 स्लाइड होगा, मान लो 30 स्लाइड होगा टोटल। तो आप इसको रट डालो, इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है ना। तो नेचुरल पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल है, आपको इसको याद रखना चाहिए। सेमी सिंथेटिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, विच आर ऑब्टेन बाई मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, है ना। नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर को, रबर नहीं, नेचुरल पॉलीमर को मॉडिफाई करके जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। जैसे सेलुलोज नाइट्रेट हो गया और सेलुलोज एसीटेट। याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है किसका? सेमी सिंथेटिक का। और अगर आपसे सिंथेटिक मतलब पूरा, अगर पूरी तरह से सिंथेटिक, मैन मेड है ना, जो मैन मेड पॉलीमर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, है ना। इसमें भी तीन होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच, और एक होता है क्रॉस लिंक। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो लीनियर पॉलीमर होता है इसकी डेंसिटी, है ना, ब्रांच वाले से डेंसिटी ज्यादा होती है। क्रॉस लिंक की तो सबसे ज्यादा होगी, बट ब्रांच वाले से याद रखिएगा, ब्रांच वाले पॉलीमर से जो लीनियर पॉलीमर होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सारे। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं ना। पॉलीथीन क्या होता है? एक लीनियर पॉलीमर ऐसे बनता है ना, CH2 भी बनवाया था कि नहीं, ऐसे पूरा चेन की तरह बनता है, लीनियर पॉलीमर होता है। और जो ब्रांच पॉलीमर होता है, याद रखिएगा, वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर के बेस पे याद रखिएगा, हम लोग पॉलीमर को तीन तरह से कैटेगरी डिसाइड करते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है ब्रांच, और एक होता है क्रॉस लिंक। तो तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं। चलिए आगे
तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्रॉस लिंक में बैकेलाइट आएगा और मेलेमाइट। अभी हम लोग देखेंगे ये सब क्या होता है, आगे सारी चीजें हैं, टेंशन ना लीजिए। और ब्रांच वाले में कौन आएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये लीनियर पॉलीमर में क्या है, पॉलीथीन हो गया और पीवीसी हो गया। तो चलिए फटाफट एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसके पहले और देख लीजिए सारी चीजों को। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, देखो पॉलीमराइजेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है एडिशन, है ना, एडिशन। एडिशन का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, जैसे पॉलीथीन था, ठीक है। एक होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब H2O निकाल देना है। देखो बाय कंडेंसेशन रिमूव ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट लाइक H2O NH3, ये सब निकाल देना है। अभी हम लोग दोनों मेथड को सीखेंगे, बहुत सारे पॉलीमर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, या तो H2O या तो NH3, बहुत छोटे छोटे यूनिट जो होंगे उसको हम लोग निकाल के एक बड़ा सा पॉलीमर बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल वाला है एडिशन पॉलीमर, जिसमें क्या है देख लीजिए, बड़ा आसान सा है। एक होता है होमोपॉलीमर, है ना। होमोपॉलीमर क्या होता है, जैसे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन में जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन। सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। जब आप इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराओगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल दो। सी जो सीसी के बॉन्ड, याद रखना केवल सीसी जो बॉन्ड होता है उसी को चेंज करते हैं। तो सीसी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे CF2 था, CF2 था। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, N आ जाएगा। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, कार कोटिंग, क्या है, कार कोटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इससे यहाँ, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप याद रख सकते हो। चलिए हम बात करते हैं पैन। पैन मतलब होता है, ये सब याद रखना है आपको। ये मत सोचिएगा कि बस देखते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी तो आप पहली बार देख रहे हो ना, दो चार बार, एक बार पहले आप अच्छे से समझ लो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप PDF को बार 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 देखो। यार मैं एक ही बार बोलता हूँ, पढ़ाई में अगर आपको सिलेक्शन लेना हो, अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना हो, पढ़ाई करके अच्छे सिलेक्शन लेना है, तो आपको बस एक ही काम करना होता है। क्या, 10 सोर्स को पढ़ने से अच्छा एक सोर्स को 10 बार पढ़ो, बेस्ट तरीके से पढ़ो, बिल्कुल रट डालो। समझ में आ रहा है, तो आपका देखना सिलेक्शन श्योर होगा। आप लोग भागते रहते हो, इसका उसका इसका उसका ना, इस चक्कर में आपका कुछ हो नहीं पाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग पेन की बात करते हैं। पेन का मतलब होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है। तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CN है, ठीक है। ये एक्राइलोनाइट्राइल है, इसका फॉर्मूला है एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, मोनोमर है। अब मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंगल यूनिट है, तो डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देंगे, सिंगल में। तो मैंने क्या बताया था, डबल को सिंगल में, बन गया मोनोमर, है ना। उसके बाद एक फ्री इधर, बाकी यहाँ पे क्या लगा देना, N लगा देना। यही आपका PN होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइलोनाइट्राइल था और ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। जैसे इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, आर्टिफिशियल वूल बनाने में। जो आर्टिफिशियल वूल होते हैं ना, उसको बनाने इसको यूज करते हैं, जिसको हम ऑर्लॉन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। टेफ्लॉन का यूज कहाँ करते हैं, कार कोटिंग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पॉलीस्टाइरिन। तो सिंपल नाम से क्लियर है, पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन का मतलब है किसका पॉलीमर होगा, स्टाइरिन का। किसका, स्टाइरिन। ये होता है स्टाइरिन का फॉर्मूला, मतलब बेंजीन होगा, उस पर CH डबल बॉन्ड CH2, उसको स्टाइरिन बोलते हैं। इसका ये मोनोमर होगा, ये क्या होगा, मोनोमर होगा, है ना। इसी की यूनिट N यूनिट ले लेंगे और बस डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देंगे, सिंगल में। उसके बाद इधर फ्री कर देंगे दो, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, और ये हमारा बन जाएगा पॉलीस्टाइरिन। सिंपल सी बात है। आप लोग सोच रहे हैं सर इस चैप्टर में तो बड़ा आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम इसको याद करने में है। तो ये आपको याद होता है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसान तो चैप्टर है, ये तो मैं भी बोलूंगा। क्लियर है क्या, चलिए अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, फटाफट देखिएगा। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एडिशन का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे N यूनिट लेके, N यूनिट का मतलब इससे और भी यूनिट होंगे, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। विनाइल क्लोराइड, ये आपका विनाइल ग्रुप है, क्लोराइड लगा हुआ जिसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। इसका जब पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये PVC बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। कुछ करना नहीं होता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, और इस तरह से आपको लिखना। मतलब कहने का मतलब ये है, एक यूनिट तो आप ऐसे लिखोगे CH2CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर दूसरा यूनिट लिखोगे CH2, फिर यहाँ पे CH आएगा, फिर Cl आएगा। फिर तीसरा यूनिट लिखोगे CH2CH, फिर यहाँ पे Cl आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट आते जाएंगे आते जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप इसको एक शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, और यहाँ पे क्या लगा दो, जो मोनोमर लिख लो, बाकी डबल को सिंगल में चेंज करके, सिंगल को डबल में चेंज करके यहाँ पे N लगा देना है। इसी को बात बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। कौन सा, एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे देखो सारे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, दूसरे से क्या हो रहे हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या, जैसे H2O या अमोनिया,
ऐसा कुछ निकाल रहा है? नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान से देख लो। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, ध्यान से देखो, है ना। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है। तो देखो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, मैंने पीछे भी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वो कैसा होता है, ब्रांच होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांच निकली होती है। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर। मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर होता है ना, या जो ब्रांच वाला होता है, जो ब्रांच वाला होता है, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मतलब ऐसे 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 सब होगा, इसमें ऐसे छोटे 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 इस तरह से ब्रांच। और ब्रांच ब्रांच के बीच क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। सोचो अगर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ब्रांच, क्लियर है कि नहीं। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना। डेंसिटी कम हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये देखिए एक लो डेंसिटी पॉलीथीन है ना। एथीन है, हम लोग पॉलीथीन ही बना रहे हैं, बट एक ऐसा है लो डेंसिटी वाला है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, इनिशिएटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायर में यूज करते हैं, स्क्वीज बॉटल में यूज करते हैं, कैरी बैग में यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टॉय, मतलब इन सब में हम लोग क्या करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन को यूज करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी वही होगा। टेम्परेचर और प्रेशर वहां पे हाई लेते थे, और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या लेते हैं, लो। आप एक बात समझिएगा, छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में आपसे ये पूछेगा, तो जो पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, एक तो ये लीनियर होता है, याद रखिएगा, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को लो रखते हैं, ठीक है। और इसमें एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl3, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जेलर नट्टा कैटलिस्ट। तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये हम लोग कैटलिस्ट किसमें यूज करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। इसका और क्या यूजेज है, बकेट बनाने में, बॉटल बनाने में, पाइप बनाने में, इन सभी में क्या होता है, इसका यूज होता है। चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। रबर पॉलीथीन, रबर पॉलीथीन में क्या क्या होता है, याद रखिएगा। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। तो दो तरह से रबर पॉलीमर बना सकते हो, एक तो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक में हम लोग ब्यूनाइन पढ़ेंगे, और भी देखते हैं, फटाफट देखो। नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर मिलता कहाँ से है, रबर ट्री, रबर का एक पेड़ होता है, ट्री होता है ना, जिसमें एक लिक्विड लिक्विड टाइप का एक लिक्विड निकलता है उस ट्री में से, जिसको हम लोग लैटेक्स बोलते हैं। जब आप उसको हीट करते हो ना तो रबर बनता है। तो रबर कैसे बनता है, क्लियर हुआ। रबर कैसे बनता है, क्लियर हुआ, कि एक रबर ट्री होगा और उस रबर ट्री में एक लिक्विड निकलता है ना। जो भी उसके जो भी डाल वाल होती है उसमें से क्या होता है, एक ऑयल लिक्विड टाइप निकलता है, उसको लैटिस बोलते हैं, और उसको हीट करने पे रबर बनता है। बस सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है, नेचुरल रबर। अब ये नेचुरल रबर का क्या होता है, ये याद रखिएगा। ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ये आइसोप्रीन का फॉर्मूला है, देखो, है ना। आइसोप्रीन का मतलब इस तरह से आपको 1,3-ब्यूटाडाइन बना के यहाँ पे एक मेथिल लगा दें, ये आइसोप्रीन है। ये मोनोमर है आइसोप्रीन। तो याद रखिएगा, नेचुरल रबर का आपसे पूछ सकता है मोनोमर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जब आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पॉलीमर कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा। पहले आइसोप्रीन था, अब ये पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। तो पॉली बन जाएगा। मैंने क्या बताया था, ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो। ये डबल बॉन्ड था, इसको सिंगल में चेंज कर देंगे। सिंगल बॉन्ड था, इसको डबल में चेंज कर देंगे। और ये डबल बॉन्ड था, इसको सिंगल में चेंज कर देंगे। बाकी क्या लगा देना, इसको सिंगल में चेंज कर देंगे। बाकी क्या कर देंगे, दो इस तरह से बॉन्ड लगा के एन लगा देंगे, और यहाँ पर एक पहले से क्या था, मेथिल था, ठीक है। ये आपका बन गया पॉली आइसोप्रीन। क्लियर हो गया क्या। तो पॉली आइसोप्रीन क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। इसकी इलास्टिसिटी काफी होती है, आपको पता होगा, रबर है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर मतलब आप थोड़ा सा भी इसमें इसको खींच कर अगर आप छोड़ दोगे तो ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। क्लियर है क्या। ब्रिटल होता है लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मिल्ट कर जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा लोगे, बहुत ज्यादा ले लोगे तो मिल्ट कर जाएगा ये, और मतलब रबर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल रबर की। और अगर आप लो टेम्परेचर लोगे 283 केल्विन के आसपास, तो ये ब्रिटल हो जाता है, ठीक है ना। देखा होगा आप लोगों ने रबर को। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में सबसे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे ब्यूनाइस। सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्यूनाइस। तो ब्यूना मतलब होता है, ब्यू का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एस का मतलब होता है सिंथेटिक, है ना। या ऐसे समझ लो, ब्यू का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एन का मतलब होता है मेटल एज कैटलिस्ट लेते हैं, और एस का मतलब होता है स्टाइरिन, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं, फटाफट देखो। तो ब्यूना नाम से क्लियर है, अगर आपको नाम ही क्लियर हो जाएगा तो ठीक। ब्यू मतलब क्या होगा,
ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन लिख लेंगे, ये आपका ब्यू हो गया। इसमें हम लोग सोडियम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, तो इससे Na हो गया। और यस का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, स्टायरीन। और क्या लेते हैं, स्टायरीन लेते हैं। स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका स्टायरीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मोनोमर, तो 2 मोनोमर लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। बस इनको क्या करना है, ऐड करा देना। ऐड कैसे कराओगे, यहाँ पे ये वाला ले लेना, यहाँ पे ये वाला लेना, इन दोनों को क्या करना, ऐड करना। ऐड कराते समय आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, डबल को सिंगल में, सिंगल को डबल में। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था, ये देखो सिंगल में चेंज कर दिया। फिर देखो सिंगल था, ये देखो डबल में चेंज कर दिया। फिर देखो डबल है, इसको सिंगल में चेंज कर दिया। फिर देखो इसको आपने यहाँ पीएस से जोड़ दिया, ये सिंगल बॉन्ड, ये पीएस से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो डबल था, ये देखो सिंगल में चेंज कर दिया, देख रहे हो कि नहीं। फिर देखो लास्ट में क्या करते हैं, एक इधर करके यहाँ पे एन लगा देंगे। और ये तो पीएस था ही, एक पीएस तो था ही, पीएस लगा देंगे जहाँ पे था। इसको बोलते हैं ब्यूना यस। समझ में आया, सोच लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। तो ब्यूना, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, और यस का मतलब सिंथेटिक, या आप यस का मतलब स्टायरीन बोलिए, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में सिंथेटिक लिखा होता है, कहीं कहीं स्टायरीन लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है ना, ब्यूना यस। क्लियर है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सिंथेटिक है, कौन नेचुरल है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। आपको सारे नाम याद रखने एक एक करके, जितना भी यहाँ पे लिखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे नियोप्रीन, है ना। नियोप्रीन क्या होता है, तो कुछ नहीं, क्लोरोप्रीन का ही क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ये क्लोरोप्रीन है। जब आप इसका पॉलीमर, ये तो मोनोमर हो गया, है ना। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है, आइसोप्रीन नहीं, याद रखिए, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन का जब हम पॉलीमर बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल, और सिंगल की जगह पे डबल बॉन्ड, और लास्ट में एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यंग लगा देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्लोरीन भी होगा। अब जो नियोप्रीन होता है याद रखिएगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी होती है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl है, कार्बन Cl के बीच बॉन्ड बन रहा है। क्या Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा Cl पे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो पोलरिटी का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा। क्लियर है क्या, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है नियोप्रीन की, और सबसे ज्यादा होती है। तो ब्यूनाइस हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोगों ने नियोप्रीन भी पढ़ लिया है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं ब्यूनाइन क्या होता है। तो ब्यूनाइन को फटाफट आप लोग देख लीजिए। नाम पहले देखो क्या है, ब्यू मतलब फिर से वही 1,3 ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम, है ना। उसके बाद N का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल, याद रखिएगा, N का मतलब यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल होता है। तो बस फटाफट बना लीजिए, ये ब्यूटाडाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। क्या है ये, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। बस इन दोनों को जोड़ के आप एक पॉलीमर बना लो, जो कि ब्यूनाइन होता है। क्या है, ब्यूनाइन है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, फिर इसको ले जाके इससे जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर देखो CH2, फिर यहाँ डबल को सिंगल में, तो डबल को सिंगल में, बाकी ये Cn था तो Cn लिख देंगे, और यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल, इधर लास्ट में सिंगल, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे N लगा देंगे। कितना आसान है देख लो, बस आपको चीजें याद करनी है। कहाँ पे यूज करते हैं, पेट्रोल टैंक में यूज करते हैं, ऑयल टैंक में, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो ब्यूनाइन भी हमारा हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, वल्केनाइजेशन क्या होता है। वल्केनाइजेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो नेचुरल रबर होता है ना, वो वीक होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वीक होती है। तो उसकी स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाने के लिए रबर को क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन करते हैं, रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है उसमें सल्फर का कुछ परसेंटेज लेंगे, लगभग 5% सल्फर हम लोग उसमें मिलाएंगे, और उसको हीट कर देंगे टू इम्प्रूव, देखो लिखा ना, टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर। एक्चुअली नेचुरल रबर के साथ प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको कोल्ड करोगे तो ब्रिटल हो जाएगा, और हीट करोगे तो पिघल जाएगा, इस तरह से होता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ये जो नेचुरल रबर है उसको हीट करते हैं, किसके साथ, विथ ए कैलकुलेटेड, दिखा ना, कैलकुलेटेड अमाउंट, ज्यादा नहीं, ज्यादा लोगे तब भी दिक्कत होगा, कम लोगे तब भी दिक्कत होगा। तो कैलकुलेटेड अमाउंट मतलब जैसे 5% ले सकते हो, इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सल्फर टू इंट्रोड्यूस द क्रॉस लिंक। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है जिसमें क्रॉस लिंक आ जाएगा, ब्रांच नहीं है, याद रखिएगा, ब्रांच से तो स्ट्रेंथ कम होती है ना, ब्रांच से स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्रांच नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, क्रॉस लिंक आ रहा है। इसको क्रॉस लिंक बोलते हैं, मतलब एक इधर ऐड है, ब्रांच तो ऐसे होता था ना, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये नहीं जुड़ता था, यहाँ पे नहीं जुड़ता था ना, इसको ब्रांच बोलते थे। यहाँ पे तो रिपल्सन होता था, यहाँ पे तो देखो क्रॉस लिंक है, ये सब क्या है, क्रॉस लिंक है। तो याद रखिएगा, क्रॉस लिंक से हमेशा स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगा, ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए याद रखिएगा
ये हमारा क्या होता है, एक नेचुरल रबर होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। जैसे जो ऑटोमोबाइल टायर होते हैं, जो गाड़ियों में टायर लगे होते हैं, वो भी वल्केनाइज्ड रबर होते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, 5% हम लोग सल्फर मिलाते हैं। ठीक है, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था ये। जैसे ये देखो, सिस पॉली आइसोप्रीन होता है, जो आइसोप्रीन नेचुरल रबर को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं, पीछे पढ़ा था। उसको 5% सल्फर के साथ हीट कर देंगे, ये देखिए ब्रांच आ गया कि नहीं, ये देख रहे हो ब्रांच आ गया, देख रहे हो बीच बीच में क्या आ गया, ब्रांच आ गया। तो ये हो गया वल्केनाइज रबर, है ना, इसमें क्रॉस लिंक आ गया। इसकी टफनेस ज्यादा हो जाएगी, इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। डू नॉट हार्डन ऑन कूलिंग, मतलब आप कूल करोगे ना, कितना भी ठंडी पड़ जाए, कितनी भी ठंडी आ जाए, वो जो टायर होगा वो ब्रिटल नहीं होगा या हार्ड नहीं होगा। ठीक है, और हीटिंग करने पे सॉफ्ट, ऐसा नहीं गर्मी हो गई 50 डिग्री तो पिघल मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या क्या पढ़ना है, देखो एक पढ़ेंगे पॉलिएस्टर, एक पढ़ेंगे पॉलीएमाइड, और एक पढ़ेंगे कुछ और जो बच्चे होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिएस्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन, डेक्रॉन, ये सब कंडेंसेशन है। मैंने आपको कंडेंसेशन की डेफिनेशन बताया था, याद है। कंडेंसेशन में क्या करते हैं, H2O या फिर NH3, ये सारी यूनिट, छोटे छोटे यूनिट क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं एक एक करके। टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिलीन को डेक्रॉन बोलते हैं। उसके बाद ग्लिप्टल पढ़ेंगे, फिर नायलॉन 6 पढ़ेंगे, नायलॉन 6 पढ़ेंगे, ये पॉलीमाइड होता है, और कुछ और पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये देखो पॉलिएस्टर का मतलब इसमें आपको एस्टर ग्रुप दिखेगा, पॉलीमाइड का मतलब इसमें आपको एमाइड ग्रुप दिखेगा, नायलॉन 6 और 6 में ये देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम नायलॉन 6 पढ़ते हैं, इसको पॉलीमाइड वाले को पढ़ लेते हैं, नायलॉन 6 और 6। देखो फटाफट, नायलॉन 6 क्या होता है, याद रखिएगा, इसका जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है। क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे यही पूछ सकता है। कैप्रोलैक्टम का ये स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक एमाइड होता है, देख रहे हो, साइक्लिक एमाइड होता है। इसका जवाब, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, हाइड्रोलाइसिस करोगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये बॉन्ड आप H से, तो H ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड OH से ब्रेक करोगे, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, नायलॉन 6 बन जाएगा। अब ये बनता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो ये हमारा नायलॉन 6 बनता है ना, इसमें दो यूनिट होती है, एक यूनिट ये होती है और एक यूनिट ये होती है। ठीक है, इसी का हम लोगों ने क्या किया, दो यूनिट ले लिया। ये दोनों यूनिट कहाँ से आया, आप बताओगे, ये दोनों यूनिट कहाँ से आया, यहीं से आया है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ध्यान से सुनना, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसको OH दोगे और इसको H देंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो क्या ये बनेगा, COOH, फिर देखो CH2 5, देख रहे हो, फिर यहाँ पे NH2 आ जाएगा। आप इसका दो, कई सारे यूनिट ले लो, मतलब आप, ये तो मोनोमर हो गया ना, ये तो मोनोमर हो गया। कैप्रोलेक्टम का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे, है ना, तो ये बनेगा, और ये आपका मोनोमर है, तो कैप्रोलेक्टम मोनोमर याद रखिएगा। फिर ऐसे कई सारे यूनिट ले लो, ऐसे ऐसे, फिर क्या करो, यहाँ से H2 को निकालते जाओ, देखो इधर से OH, COOH से OH और नाइट्रोजन से H, ऐसे तरह से ऐसे ऐसे निकालते जाओ। तो क्या आपका इस तरह से एक पूरा पॉलीमर बन जाएगा। मतलब अगर हम सिंगल यूनिट लिखना चाहें, सिंगल यूनिट, तो देखो यहाँ पे CO आएगा, क्योंकि ये OH तो निकल चुका होगा। यहाँ पे देखो CH2 5, तो देखो CO आ गया, CH2 5 आ गया, फिर यहाँ पे एक NH आएगा, फिर उसके बाद ये CO आएगा। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी यूनिट आएंगी। यानी कि इसमें कौन सा ग्रुप है, याद रखना, ये इमाइड ग्रुप है, CONH2 है ना, बीच में देखो CONH2 है, यानी कि इसमें क्या होगा, इमाइड होगा, ये एक पॉली इमाइड होगा। याद रखिएगा, इसका यूज कहाँ करते हैं, रूप में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। नायलॉन 6 के बारे में ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, चलो आगे देखो, नायलॉन 6 की बात करते हैं, ये कोपॉलीमर होता है। ठीक है, अब ये किसका, इसका मोनोमर याद रखिएगा, इसमें दो मोनोमर होते हैं, एक होता है HMDA, मतलब हेक्सा मेथिल डाइएमिन, हेक्सा मेथिल डाइएमिन, और एक होता है एडिपिक एसिड, ये उसका एडिपिक एसिड है, याद रखिएगा, CH2 4, इधर COH, इधर COH, ये एडिपिक एसिड है। कुछ मत करिएगा, बस इसके बहुत सारे यूनिट लिखे, यहाँ पे H2O निकाल दीजिएगा। तो जब H2O निकालोगे तो एक मोनोमर बन जाएगा, देख रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, NH, यहाँ पे CH2 6, यहाँ पे NH, और यहाँ पे CO, देख रहे हो, NHCO, फिर यहाँ पे CH2 4, यहाँ पे CO, फिर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, क्या इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो यहाँ भी NH है, ये भी एक पॉलीएमाइड है, मतलब एक एमाइड है, यहाँ भी एमाइड ग्रुप है। ठीक है ना, ये तो याद रखिएगा। लेकिन ध्यान से देखो, तो इसमें दो दो NH है, एक NH यहाँ पे है, एक NH यहाँ पे है। वहां पे एक ही NH था, जो नायलॉन 6 था, इसमें केवल एक ही NH था, केवल ये, मतलब एक मोनोमर अगर आप लोगे, मोनोमर अगर आप लोगे तो केवल एक ही NH आएगा। बट यहाँ पे देखो दो दो NH आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि जो नायलॉन 6 होगा उसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि स्ट्रांग होगा किस, कौन, नायलॉन 6 जो होता है, नायलॉन 6 से ज्यादा स्ट्रांग होगा।
या ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ये बात याद रखिएगा। नायलॉन 6 का यूज कहाँ करते हैं? फैब्रिक में, सीड्स में, इन सब में यूज करते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कुछ। टेरिलिन, आपको पता होगा जब मैं आपको बता रहा था पॉलीमाइड हम लोगों ने पढ़ लिया, तो नायलॉन 6 के बारे में पढ़ लिया। जो चीजें लिखी है ना आपको सब पढ़ना है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अब हम लोग पॉलीस्टर की बात करते हैं, टेरिलिन पढ़ेंगे और ग्लिप्टल पढ़ेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं टेरिलिन की। देखो जो टेरिलिन होता है ना, इसका अगर आपको मोनोमर बनाना है तो क्या करना है, आपको 2 यूनिट लेना है। कौन कौन? एक टेरिथैलिक एसिड लेना है और एक एथिलीन ग्लाइकॉल है। ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब 2 एच लगा देना है, और टेरिथैलिक एसिड का मतलब ये आपको इस तरह से बेंजीन लिख के COH और COH इस तरह से लिख देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकाल देंगे। इस तरह से एक यूनिट हमारी बन गई, एक यूनिट बन जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे N लगा दीजिएगा, और फाइनली ये हमारा एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ रहा है? एस्टर। एस्टर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। ये पॉलीएस्टर होगा, पॉलीएस्टर होगा, तो इस तरह से ये हमारा पॉलीएस्टर हो जाएगा। तो टेरिलीन के बारे में याद रखिएगा, ये भी एक कोपॉलीमर है और पॉलीएस्टर ग्रुप होता है। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? डेक्रान, क्लॉथिंग, है ना, इन सब में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे की बात देखिए। आगे है आपका ग्लिप्टल, है ना। ग्लिप्टल क्या होता है? देखो ग्लिप्टल जो हमारा पॉलीमर होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर से लिखना है, और थैलिक एसिड। ये आपका थैलिक एसिड है। फिर से वही काम करेंगे, थैलिक एसिड ले लो। अब ये मोनोमर नहीं है तो आपसे पूछेगा ग्लिप्टल में कौन कौन सा मोनोमर होता है, तो याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकॉल होता है और थैलिक एसिड। जब इसका आप यहाँ से H2O निकालोगे, है ना, इसका जब H2O यहाँ से निकालोगे, मैंने बताया था ना कंडेंसेशन में H2O या अमोनिया निकालते हैं, तो यहाँ से H2O निकालोगे, इसका एक मोनोमर बन जाएगा। देख रहे हो, ये पूरा एक मोनोमर आ गया। यहाँ पे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, ठीक है। वैसे मोनोमर इसी को बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही दोनों क्या होते हैं? इसके मोनोमर होते हैं, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड जो होता है वो ग्लिप्टल पॉलीमर का क्या होता है? मोनोमर होता है। H2O निकालने के बाद आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे N लगा दीजिएगा, इस तरह से आपको ग्लिप्टल। इसका यूज कहाँ करते हैं? पेंट में करते हैं, ठीक है, पेंट में, ठीक है। चलो नोवालाक या बैकेलाइट क्या होता है, ठीक है, इसको देख लीजिए। नोवालाक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें फिनॉल लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल में ध्यान से देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि कार्बन CO है ना, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये देखो ना, जब अटैक करेगा तो क्या यहाँ पे CH2H बन जाएगा। क्लियर? वैसे ही ठीक है, फिर से ये अटैक करेगा, फिर से देखो न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर से इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा तो फिर से आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और फाइनली आपको क्या बन जाएगा? नोवेलैक। तो नोवेलैक का याद रखिएगा, जो नोवालैक होता है पेंट में होता है, आपको पता होगा, पेंट में इसको यूज करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जो नोवालैक होता है वो उसका मोनोमर क्या क्या होता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये चेन तरह बनता है, याद रखिएगा, मतलब ऐसे बनेगा, फिर इधर बनेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट होगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे बैकेलाइट क्या होता है, तो बैकेलाइट भी यही होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ही उसका मोनोमर होता है, ठीक है ना। बैकेलाइट अगर पूछा जाए तो कैसे बनता है, ये तो लीनियर बन गया ना, नोवालैक तो लीनियर हो गया। देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे यूनिट आपके मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। अगर हम बैकेलाइट की बात करते हैं तो क्या करना है आपको, ये ब्रांच बनता है। ब्रांच, ब्रांच का मतलब एक ये न्यूक्लियोफाइल एक बार काम करेगा, नीचे वाला भी काम कर सकता है, मतलब ये वाला भी काम कर सकता है, ये वाला भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इधर भी CH2H, इधर भी CH2H, ठीक है ना, दोनों साइड होगा ना, क्योंकि ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ भी CH2H, फिर नीचे भी बनेगा, इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, ऊपर भी, मतलब ऐसे चारों तरफ क्या होता है? बनता जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक ब्रांच पॉलीमर होता है। तो बैकेलाइट और नोवालैक में फर्क समझ में आया? बैकेलाइट में क्या था, नोवालैक में क्या था? सीधे सीधे था, सीधे सीधे, बट यहाँ पे सीधे भी है, नीचे भी है, चारों तरफ है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? बैकेलाइट बन जाएगा। तो बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है? इस फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे क्या लेते हैं? एक्सेस में लेते हैं, तो ये हमारा बैकेलाइट बन जाता है। क्लियर? चलिए ये देख लीजिए पूरा, इसमें क्रॉस लिंक है ना, क्रॉस लिंक आ जाएगा, मैंने बताया ना क्रॉस लिंक आ जाएगा। अब क्रॉस लिंक आने से क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रांच नहीं आ रहा है, क्रॉस लिंक आ रहा है, जुड़ रहा है ना। ब्रांच का मतलब क्या होता है? हवा में एक तरफ जुड़ा रहे, एक तरफ नहीं जुड़ा रहे, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। और क्रॉस लिंक का मतलब होता है ये जुड़ जाए दोनों तरफ से। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम, और बीच में कौन आएगा? ये चेन वाला, मतलब कोई भी ना हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इससे क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? बैकेलाइट में, जो आपके घरों में स्विच लगा होता है, जो आपके घरों में स्विच लगा होता है, कॉम मतलब जो कंघे उंगे में यूज होते हैं, वो यही होता है बैकेलाइट, याद रखिएगा। चलिए कुछ चीजें और बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर।
ये क्या होता है मेलामाइन, ये भी देख लीजिए जल्दी से। मेलामाइन का ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए 3 NH2 लगे हैं, 3 नाइट्रोजन इस तरह से लगे, ये आपका मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। और इसमें भी क्या लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे भी देखो लोन पेयर है तो इधर अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे NH-CH2OH आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर वाला भी ऐसे ही ये अटैक करेगा CH2OH पे, इधर भी आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं मेलामाइन पॉलीमर। तो ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। और ये मेलामाइन पॉलीमर है, तो इसमें भी कंडेंसेशन हो रहा है, H2O निकाल रहे हैं ना, इस तरह से देख सकते हो। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन देम, है। तो कौन कौन से बाइंडिंग फोर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन 4 चीजों को पढ़ लीजिए। इलास्टोमर क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, इसका बस आपको डिफिनेशन याद रखना। अगर आप डिफिनेशन याद रखोगे तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टोमर क्या होता है, ठीक है। नाम से क्लियर है, इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होगी। दीज आर रबर लाइक, है ना, ये रबर लाइक सॉलिड होता है पहली बात, क्योंकि इलास्टोमर है, नाम से क्लियर होगा। तो रबर नहीं है, लेकिन रबर लाइक क्या है, सॉलिड से। इन दीज पॉलीमर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें याद रखिएगा वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, लाइक वंडरवाल्स फोर्स। वंडरवाल्स फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में कोई भी 2 मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए आयोडीन आयोडीन, इनके बीच कौन सा फोर्स होगा, वंडरवाल्स फोर्स होगा, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स फिजिक्स में होता है, आप किसी भी कोई भी 2 मास होगा उसके बीच आप कौन सा फोर्स लगा देते हो, ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे केमिस्ट्री में कोई भी 2 मॉलिक्यूल होगा उनके बीच हमेशा वंडरवाल्स फोर्स लगता ही लगता है। कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, दुनिया में कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, वहां पे वंडरवाल लगता है, ठीक है ना। मतलब जिसका कोई नहीं है उसका वंडरवाल्स फोर्स तो है ही। हाँ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाए तो वहां पे वंडरवाल्स फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी उन सब फोर्स को लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं। तो जिसका कुछ नहीं है उसमें वंडरवाल्स फोर्स तो होगा ही। तो वीक वंडरवाल्स फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इफ यू क्रॉस लिंक आर आल्सो, अब इसमें कुछ क्रॉस लिंक भी होते हैं इलास्टोमर में, विच मेक्स देम इलास्टिक, जो कि उनको क्या करते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बनाते हैं। एंड रिफॉर्म दिस शेप टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब जो ये जो आपका इसमें ब्रांच नहीं, जो इसमें आपका क्रॉस लिंक होता है ना, क्रॉस लिंक की वजह से इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। क्रॉस लिंक ना होता तब तो ये बहुत कमजोर होता है, टूट जाता है ना स्ट्रेच करने पे। लेकिन क्रॉस लिंक की वजह से, ब्रांच नहीं, क्रॉस लिंक की वजह से इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप वापस धारण कर लेगा, ठीक है ना, रिगेन कर लेगा। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है इलास्टोमर का, जैसे नियोप्रीन हो गया, ये सब रबर था कि नहीं, याद है, सिंथेटिक रबर मैंने बताया था क्या, देख लो, नेचुरल रबर भी उसी में आएगा, तो ये सब भी उसमें आ जाएगा। तो ये तीनों सिंथेटिक रबर है और ये क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर। तो ये सब क्या है, इलास्टोमर है। क्लियर है क्या। ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है क्लासिफाई करने का। एक होता है फाइबर। फाइबर में देखो कौन सा फोर्स होता है, रबर में तो आपने क्लियर कर लिया कि वीक वंडरवाल्स फोर्स होगा। और अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो दीज आर ब्रांच स्लाइटली और लीनियर पॉलीमर, है ना। तो स्लाइटली ब्रांच होता है और लीनियर ही होता है ज्यादातर, with high tensile strength and high modulus, these can be stressed to form wire like polymer, ठीक है। in these strong intermolecular force हाइड्रोजन, याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे नायलॉन 6, याद है नायलॉन 6 पॉलीमाइड था, पॉलीएस्टर था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था कि नहीं, पीछे याद करो, नायलॉन 6 से बताया था NH होता था, याद करिए। इस तरह से इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया क्या। तो फाइबर में याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए जो फाइबर होगा वो आपका रबर वाले से, मतलब कि रबर का मतलब जो इलास्टोमर था उससे ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग ऑर्डर देखेंगे और बाकी सारी चीजों का। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच पॉलीमर विच कैन बी रिपीटिवली सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, मतलब आप उसको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पे क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन थर्मोप्लास्टिक, इसमें भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। देखो इलास्टोमर तो सबसे वीक होगा, बताओ अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें वंडरवाल्स फोर्स है, तो वंडरवाल्स तो सबसे वीक होता है। फाइबर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो यहाँ पे आ जाएगा। थर्मोप्लास्टिक याद रखिएगा, इलास्टोमर और फाइबर के बीच, ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में आता है, क्योंकि इसमें भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया क्या। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, है ना, इसमें पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से इसमें क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। क्लियर है क्या। चलिए, मतलब डाइपोल डाइपोल आप मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हो, मतलब वंडरवाल्स फोर्स से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC, इसमें क्लोरीन है ना, क्लोरीन की वजह से क्या होगा, पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा इसके कंपेरिजन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से तो वीक ही होगा। और फाइबर है ना, फाइबर आप देख लिया,
देख लीजिए फाइबर, तो फाइबर में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक, क्रॉस लिंक, कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और फाइबर से भी ज्यादा होता है थर्मोसेटिंग। आप बोलोगे सर थर्मोसेटिंग क्या है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। इसमें क्रॉस लिंक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही होता है, क्रॉस लिंक वाला थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है फटाफट देख लीजिए, लास्ट है ये। दीज आर पॉलीमर विच हैव स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक बिटवीन दिम, है ना, इसमें क्रॉस लिंक होता है, मतलब दोनों जो लीनियर होंगे ना एक दूसरे से क्रॉस लिंक के थ्रू जुड़े होंगे। विच ऑन हीटिंग और मॉड्यूल into fixed shape polymer as by heating their cross linkage increases due to which their physical improve। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। दीज आर नॉट रीशेप्ड ऑन रीहीटिंग, है ना, याद रखिएगा इसको अगर आप रीहीट करोगे तो इसका रीशेप नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में क्या क्या होगा, बैकेलाइट होगा, मेलेमाइन होगा, रेजिन होगा, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होगा, ये सारे इसके क्या है एग्जांपल हो जाएंगे। लास्ट हमारा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या फिर बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, ब्यूटरेट ले लीजिए। तो इसमें आपको दो मोनोमर लेना होता है, एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड होता है और एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड होता है। ठीक है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, ये दोनों का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। इसमें से क्या करना है, फिर से कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, यहाँ से H2O निकाल दीजिए। जब आप यहाँ से H2O निकालेंगे तो ये आपका एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक यूनिट हो गया। फिर बाद में क्या करते हैं, इसमें N लगा देंगे, ये N लगा दीजिएगा, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कैसे किससे बन रहा है, तो आपसे ये या पूछ लेगा इसका मोनोमर क्या होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। यूज टू मेकिंग कैप्सूल सेल फॉर आर्थोपेडिक मेडिसिन, याद रखिएगा आर्थोपेडिक मेडिसिन में हम लोग इसको कैप्सूल बनाने में इसका यूज होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। लास्ट है नायलॉन टू नायलॉन 6, जिसके बारे में देख लीजिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है सिलेबस में, तो थोड़ा देख लीजिए। स्टार्टिंग वाले पार्ट जो बताया था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यह भी देखो एक कोपॉलीमर है, ठीक है, एक पॉलीमाइड होता है। अब इसमें कौन कौन सा मोनोमर होता है, ग्लाइसिन होता है, याद रखिएगा, और एक एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये हो गया NH2CH2COH, और एमिनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। फिर से वही करेंगे, H2O निकाल दीजिए, यहाँ से H, यहाँ से मतलब यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकाल दीजिए, और फाइनली हमारा इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो सिंगल यूनिट है, यहाँ पे N लगा देना। ठीक है, फिर यहाँ से भी क्या निकलेगा, OH निकलेगा, तो CO आएगा ना, यहाँ से जब OH इधर से H निकलेगा तो यहाँ तो CO आ गया, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये आपका N आ गया। तो इस तरह से ये पॉलीमर आपका बन के आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और फाइनली हमारा पॉलीमर कंप्लीट होता है। तो पॉलीमर देखो, आपको हो सकता है कुछ लोग को हार्ड लगा होगा, कुछ लोग को आसान लगा होगा, तो तरीका यही है, अगर आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इस लेक्चर को एक बार फिर से पढ़ो। ठीक है, फिर से पढ़ने के बाद PDF को बार बार रिवाइज करो जब तक कि सारी चीजें याद ना हो जाए, और यकीन मानिए क्वेश्चन यही से आएंगे, इसी में से आएंगे, बस आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो प्रीवियस ईयर जरूर करना, कोई एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर ले लो। जेई मेंस वाले जेई मेंस का करो, नीट वाले नीट का करो। मैं तो आपको बोलूंगा कि जो नीट वाले हैं ना वो नीट का निपटाओ, नीट का तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। उसके बाद जेई मेंस का ट्राई करो, 2014 या 15 तक के जितने क्वेश्चन है वो ट्राई करना। क्लियर है क्या? और जो जेई मेंस वाले हैं ना वो एक काम जरूर करिएगा, 2008 के पहले जितने एडवांस वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले 1989 से स्टार्ट है ना, वो सब मतलब जहां से भी स्टार्ट है, जहां तक आपको मिल जाए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, तो 1979 तक भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जहां भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन वाला मिले, सिंगल चॉइस ऑप्शन वाला, ठीक है, मतलब उसको आप लोग पढ़ो, उसको क्वेश्चन को करो, जरूर करना। और नीट वाले जेई मेंस का करना, और जेई मेंस वाले जेई एडवांस का जो मैंने बताया 2008 के पहले वाला, वो जरूर पूरा कर लेना, तब जाके आपको सारी चीजें केमिस्ट्री में आप 100% स्कोर कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो चलिए फाइनली हमारा ऑर्गेनिक